सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बता रहे थे, उसको डिफाइन किया था। लेकिन उसमें जो लास्ट पॉइंट लिखाए थे फीचर्स में वो बहुत वाइटल है, जिसको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते रहेंगे। ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो नॉलेज है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये इफ़ेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसे हम ऑर्गेनिक एसिड जो खास करके कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। इस बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ये रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, जो आगे हम देखेंगे। बहुत जगह पर ऑर्गेनिक में आएगा। तब तक के लिए एक पॉइंट हम यहाँ लिखाते हैं, इसको याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट बार बार आता रहेगा, जिसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। वो ये जो ऑर्गेनिक एसिड की बात करें अगर, तो खास करके दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाती है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। तो अल्कोहल की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है? तो इसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि -I इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और +I इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। -I इफेक्ट increases acidic strength while +I effect decreases acidic strength। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जबकि +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के बीच में, तो इसका एसिडिक ऑर्डर
अगर ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो इनका जो एसिडिक ऑर्डर होगा 1 से मोर एसिडिक होगा 2, 2 से ज़्यादा एसिडिक 3 है, 3 से ज़्यादा एसिडिक 4। क्योंकि इसमें जो CH3 है अल्काइल ग्रुप, और हम लोग सीखे हैं अल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, और यहाँ क्लोरीन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें माइनस आई है, माइनस आई है, माइनस आई है। इसमें सिर्फ एक क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन। तो हम लोग लिखे हैं जो प्लस आई इफेक्ट है वो एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। तो इन दोनों में, तीनों में माइनस आई है, इसमें प्लस आई, तो प्लस आई वाला कम हो गया। माइनस आई ज़्यादा होगा, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप है, 2 क्लोरीन, इसमें 3 माइनस आई, तो इसका एसिडिक ऑर्डर ये होगा। आप देखिएगा NCERT एक्सरसाइज में 12.17 नंबर क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3 CH3 इनका एसिडिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर हम जानना चाहते हैं, अक्सर पूछता है सब एग्जाम्पल, एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने के लिए, बेसिक ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछता है। तो इसमें देखिए इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ये देखिए। इसमें प्लस आई है, इसमें भी प्लस आई है, लेकिन इससे ज़्यादा प्लस आई इसमें होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन की गिनती अल्काइल में बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल, मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन, तो ज़्यादा कार्बन तो ज़्यादा प्लस आई। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी से ज़्यादा प्लस आई सेकेंडरी होगा। ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी अल्काइल है, और सेकेंडरी से ज़्यादा प्लस आई टर्शियरी में होगा। तो प्लस आई बढ़ता जा रहा है, और प्लस आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। तो इन चारों का एसिडिक ऑर्डर ए होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 होगा, उससे कम 2 होगा, उससे कम 3 होगा, उससे कम 4। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया कि किस तरह से माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चल के टॉपिक्स में एसिडिक ऑर्डर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बड़े टिपिकल होंगे, और उसको हम लोग बहुत इजीली बनाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के इस नॉलेज से। लेकिन हर बच्चे को चाहिए कि वो ये याद रखे कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक इसका उल्टा रूल है बेसिक कैरेक्टर का। माइनस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को घटाता है और प्लस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। एसिडिक वाला में बोले थे कि माइनस आई बढ़ाता है, प्लस आई घटाता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो उल्टा, माइनस आई वाला घटाता है बेसिक कैरेक्टर और प्लस आई वाला बढ़ाता है।
लेकिन उनके एग्जाम्पल आगे टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे, या स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी के भी ढेर सारे एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन आप देखेंगे। लेकिन वो 4 पॉइंट बहुत वाइटल है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी मच यूजफुल टू एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी इन मेनी केसेस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इसमें आगे हम अभी बताने वाले हैं रेजोनेंस, ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ इसका नॉलेज है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसके एप्लीकेशन देखते रहेंगे, इसलिए इसको भूलना नहीं है। आइए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करें और वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म। ये रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म एक ही चीज़ है। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस सिर्फ थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों को हम सेम मानकर चलेंगे। जहाँ तक इन दोनों में थ्योरेटिकल डिफरेंस की बात है, ये बातें हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो उसको देखेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम इसको एक ही मानकर एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप इसे रेजोनेंस कह लीजिए। रेजोनेंस कहेंगे तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मेसोमेरिज्म कहेंगे तो एम से। ये बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट की हम बात करें। केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर ही तय करता है कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज क्या होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं और हर स्ट्रक्चर उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कोई भी एक सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसा हम करें सभी का नहीं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है और उसके सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर कंसिडर करना होता है, 2, 3, 4। और वो सारे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर से कुछ प्रॉपर्टी, दूसरे से कुछ, तीसरे से सारा प्रॉपर्टी एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के बारे में कहते हैं कि इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। टू और more structures
a molecule having same atomic arrangement but differ in arrangement of electrons are called resonating या contributing या canonical structures. Actual structure of molecule is resonance hybrid of all its resonating structures. Such molecules are said to have the property of resonance. हमने लिखा two or more structures of a molecule having same atomic arrangement but differ in arrangement of electrons are called resonating structure या contributing structure या canonical structure. Actual structure of molecule is resonance hybrid of all its resonating structures. Such molecules are said to have the property of resonance. एक ही मॉलिक्यूल का दो या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसमें एटम का अरेंजमेंट सेम रहे, एटम का अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं पड़े, एटम का पोजीशन सेम रहे, बट उसमें डिफरेंस कहाँ है? इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के सजाने का तरीका सब में अलग अलग हो, तो वो सारे स्ट्रक्चर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, वो सभी उस मॉलिक्यूल का
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या इसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वो सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें से कोई भी उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं है। तो वास्तविक स्ट्रक्चर क्या है? तो वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो उसके बनेंगे, 2 बने या 3 या 4 जितना भी बने, उन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। मतलब उन सभी स्ट्रक्चर को मिक्स करके एक एवरेज स्ट्रक्चर जो तैयार हो सकता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। और उसमें उन सारे स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन फिर भी वो एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर होगा, और वही रेजोनेंस हाइब्रिड उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। और जिन जिन मॉलिक्यूल में इस तरह का प्रॉपर्टी आपको दिखने मिले तो आप कहेंगे कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम CO2 का लें तो नॉर्मली हम CO2 का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर CO2 के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका एक अनदर स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और एक और स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है इसका। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसमें CO2 की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होगा, कुछ प्रॉपर्टी इससे एक्सप्लेन होगा, और कुछ इससे। कोई एक स्ट्रक्चर इनमें से सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन जो करेगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। वो कैसा होगा? तो इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। मतलब इस तीनों को मिक्स कर देंगे तो जो एक एवरेज स्ट्रक्चर तैयार होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और वो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहां पर वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा, वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, और वो हमारे लिए इमेजिनरी बात है, उसे हम बना नहीं सकते। रेजोनेंस हाइब्रिड को स्केच करना अभी तक के नॉलेज के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, इनके मिलाने से जो एवरेज बनेगा वो एवरेज स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसको हम स्केच नहीं कर सकते। वो हमारे लिए इमेजिनरी है, काल्पनिक है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये स्ट्रक्चर पत्ती है, ये दूध है और ये चीनी है, तो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर हैगा वो चाय होगा, जो इस तीनों को मिक्स करने से तैयार होगा। वो जो चाय है जो एग्जैक्टली ना पत्ती के जैसा है, ना एग्जैक्टली दूध के जैसा, ना ही चीनी के जैसा, लेकिन तीनों मिलकर वो बना है, वो बिल्कुल एक नया चीज बना है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इसके मिक्स करने से जो तैयार होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो हम कहेंगे CO2 का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या है? CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इसके मिक्स करने से बनेगा, जो हमारे लिए इमेजिनरी, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बस इस तरह का एरो दिखा करके हम बता देते हैं कि ये तीनों मिक्स होकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। यहाँ बीच में जो ये एरो दिखाया गया है, इस एरो का मतलब ये नहीं समझना कि ये एक दूसरे में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों का एवरेज एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा,
पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये एरो इसमें क्या बताता है, तो आप टिक मारेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड जिस ऑप्शन में रहेगा। ये नहीं कि पहला ऑप्शन में लिखा रहेगा कि ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्ट होते हैं, नहीं। तो और हम कहेंगे CO2 में रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है, CO2 हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, इसमें एटम का अरेंजमेंट भी सेम रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं। ये रेजोनेंस क्या कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व था, इसमें पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड को मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज कर देता है, मूवेबल, वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव कर रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइजेशन माने एक जगह रहना, डीलोकेलाइजेशन माने मूव करना। और इस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस रेजोनेंस का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मॉलिक्यूल पर, वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। हर वो मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस है वो मोर स्टेबल होगा, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसके तुलना में। यहां पर लिखिए रेजोनेंस increases stability by delocalization of pi electrons। रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो कितना बढ़ाता है? किसी में स्टेबिलिटी कम बढ़ता है, किसी में ज़्यादा बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी कितना बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा या कम बढ़ा, दिस इज गिवन बाय रेजोनेंस एनर्जी। The stability is measured by resonance energy। रेजोनेंस एनर्जी, ये देखिए हमने क्या कहा, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो रेजोनेटिंग जैसे CO2 का 3 है, इस तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है CO2 का, ये वाला है, मोस्ट स्टेबल। किस मॉलिक्यूल का 4 है, किसी में 5 है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड, इनका एवरेज से जो एक्चुअल बनेगा उनकी एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी of resonance hybrid and
the most stable resonating structure is called resonance energy of the molecule. समझाने के लिए हम बोल दें, मान लो ये जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है इसकी एनर्जी मान लीजिए 20 है, मान लो, और जो तीनों के एवरेज से एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड जो वाला जो बनेगा, मान लो उसकी एनर्जी 15 है। तो इन तीनों में जो मोस्ट स्टेबल था उसकी एनर्जी मतलब ये 20 और जो रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है ये 15, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। याद रखना रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी और उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो सबसे स्टेबल वाला है उसकी एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, मतलब जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस एनर्जी कम होगा उसमें स्टेबिलिटी भी कम होगा। इसलिए हमने याद रखने के आसानी के लिए हमने लैंग्वेज ना लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, बच्चे याद रखें कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस रेजोनेंस एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। लेकिन बच्चे अब ये सोचते हैं कि हमें रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूल का पता कैसे चलेगा, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी तो हमने बताया कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस, तो हमें ना तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी पता है ना रेजोनेंस हाइब्रिड का पता है, तो फिर डिफरेंस कैसे पता होगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए ये डिफाइन हमने जरूर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ना तो आपको मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी भी ही जानने की जरूरत है, ना रेजोनेंस हाइब्रिड का, ना रेजोनेंस एनर्जी। उसके लिए आपको याद ये रखना है कि जिस मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और इसलिए स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more will be the resonance energy and hence the stability will be more। तो हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा किस में होगा। जैसे एक का बन रहा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक का बन रहा है 5, तो 5 वाला का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको ये लाइन क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखना है। ये तो रेजोनेंस एनर्जी का डिफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आप उस पर मत जाइए, आप ये पॉइंट याद रखें, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग structures more will be the resonance energy and hence stability
will be more. More the number of resonating structures, more will be the resonance energy. जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और इसलिए स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा. जैसे एग्जाम्पल, जैसे ClO2 माइनस और ClO3 माइनस, ये ClO2 माइनस का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, एक ये और दूसरा ये. जबकि ClO3 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनता है, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है. तो ClO2 माइनस और ClO3 माइनस, तो इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 3, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा. तो हम कहेंगे सो ClO3 माइनस इज more stable than ClO2 माइनस. तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो मॉलिक्यूल पर पड़ता है वो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और उस स्टेबिलिटी को कितना ज़्यादा बढ़ाया या कम बढ़ाया उसे रेजोनेंस एनर्जी से दर्शाए जाते हैं. रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा, रेजोनेंस एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी कम बढ़ेगा. रेजोनेंस एनर्जी का डिफिनेशन हमने लिखाया आपको, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप याद रखें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह करके, कि जिसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा और उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा. रेजोनेंस का जो दूसरा प्रभाव पड़ता है वो ये है कि ये सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को घटा देता है और ये डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है. दूसरा पॉइंट क्या है? रेजोनेंस increases the bond length of double bond but decreases the bond length of single bond. नॉर्मली सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, आपको एक एग्जाम्पल बता दें, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद रखिएगा, पहले भी हम बताए हुए हैं, शायद आप भूल गए हो इसलिए हम लिखा देते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड में, उससे बॉन्ड लेंथ कम होगा डबल बॉन्ड के केस में, और उससे भी बॉन्ड लेंथ कम होगा ट्रिपल बॉन्ड के केस में.
ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग के नॉलेज से। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का होता है, उससे कम डबल बॉन्ड का, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ जाए तो ये बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब करेगा। ये क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को घटा देगा और डबल बॉन्ड का बढ़ा देगा। माने बॉन्ड लेंथ इससे कम और इससे ज़्यादा, माने इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा। मान लो सिंगल बॉन्ड का 10 है और डबल बॉन्ड का मान लो 8 है, तो ये आ जाएगा 9 पर। सिंगल बॉन्ड से कम लेकिन डबल बॉन्ड से ज़्यादा। तो रेजोनेंस का जो दूसरा इफेक्ट पड़ता है वो बॉन्ड लेंथ पर पड़ता है। याद रखिए, आगे क्वेश्चन बनाने में ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा, इसलिए हम इसको लिखा दे रहे हैं, स्टार मार्क भी कर दे रहे हैं ताकि आप भूले नहीं। क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको इन सब नॉलेज का यूज समझ में आएगा। फिलहाल आप याद रखें कि रेजोनेंस क्या करता है? सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को घटाता है और डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है। यह था रेजोनेंस क्या है, उसको हम समझा रहे थे। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, या फिर रेजोनेंस का इफेक्ट मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी पर किस प्रकार का होता है, जिसमें 2 पॉइंट हमने यहां पर हाईलाइट किया। पहला पॉइंट, ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया, ये सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है और डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है। लेकिन अब आगे रेजोनेंस, इसमें आगे हमारा चुनौती और ज़्यादा है। चुनौती क्या ज़्यादा है? तो अब हमें जानना है कि ये रेजोनेंस, हमने कहा बहुत सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होते हैं, सभी में नहीं होते। जैसे CO2 में है लेकिन मीथेन में नहीं है। तो हमें पता कैसे चले कि कहां पर रेजोनेंस होगा और कहां नहीं? क्योंकि ये चीज दिया हुआ नहीं रहेगा। क्वेश्चन बनाने में आपको खुद से तय करना होगा कि जिस मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आप बना रहे हो उसमें रेजोनेंस है या नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कि रेजोनेंस कहां होगा और कहां नहीं? दूसरा वाइटल पॉइंट, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख रहे थे, तो आप में से बहुतों को लग रहा था ये कैसे लिख दिए, हम लोग खुद से कैसे लिख पाएंगे? मतलब दूसरा चैलेंज होगा, हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बच्चे लिख कैसे सकते हैं? उसके बाद अगला पॉइंट होगा, ये रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या है, या कहो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का होगा और उसे हम कैसे बनाएंगे। तो आज हमने आपको रेजोनेंस को समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पहचान करेंगे कि रेजोनेंस कहाँ है कहाँ नहीं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।